हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों तथा उम्मीदों को सच करने में कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, आज की जो क्लास है ये हिंदी व्याकरण की कक्षा थर्ड है, जो लेक्चर नंबर थर्ड है। इसमें हम बात करेंगे तो आखिर जो हमारे देश में जो पिछले कक्षा में पढ़े थे हम हिंदुस्तान के बारे में, हिंदी के बारे में, अन्य भाषाओं के बारे में पढ़े थे। भाषा अलग अलग प्रकार की होती है जिसमें पढ़े थे हम लोग लिखित भाषा, मौखिक भाषा तथा सांकेतिक भाषा, इस तरह की भाषा के बारे में पढ़े थे। आज हम बात करेंगे तो आखिर जैसे हम पढ़े थे उसमें हिंदी भाषा के बारे में, तो हिंदी के भाषा के बारे में हम एक बहुत बहुत ज्यादा कुछ उसमें पढ़े थे और उसमें अमेजिंग फैक्ट भी बहुत सारा पढ़े थे। हम उसमें ये भी पढ़े थे तो भारत के 44% जो पॉपुलेशन है वो हिंदी भाषा को ही बोलता है। तो आज हम बात करेंगे तो आखिर हिंदी जो है वो राजभाषा क्यों बना, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना, और ये भी बात करेंगे हम तो आखिर राष्ट्रभाषा क्या होता है, राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या होते हैं। ये सारे चीजों को आज हम समझने की प्रयास करेंगे। पहला बात करते हैं तो आखिर राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसके देश के यानी किसी भी देश के अगर जनता, किसी भी देश के अगर जनता जिस भाषा को सांस्कृतिक, जिस भाषा को किसके रूप में, सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक रूप में और राष्ट्रीय पहचान के लिए उसके मानते हैं या उसका उपयोग करते हैं, वो भाषा क्या कहलाता है, वो भाषा कहलाता है राष्ट्रभाषा। सिंपल बात समझिएगा। तो अगर कोई देश है और अगर उस देश के सारे पॉपुलेशन, सारे जनसंख्या अगर किसी एक भाषा को अपने संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के पहचान के लिए यानी राष्ट्रीयता के लिए अगर उसको प्रतीक समझे यानी उसको मान्यता दे दे तो हम उस भाषा को क्या बोल देंगे, राष्ट्रभाषा बोल देंगे। तो क्या हमारा देश में सारे जो पॉपुलेशन है, सारे जो जनता है, सारे जो यहाँ की लोग हैं, क्या केवल एक भाषा को अपना संस्कृति के लिए, अपना सामाजिक के लिए या अपने राष्ट्रीय पहचान के लिए उपयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश भारत है यह बहुभाषी देश है। इसका मतलब बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग इस देश में रहते हैं, यही कारण है। तो हमारा देश का आज तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं बना है। लेकिन बात ये भी करते हैं तो जब हमारा देश में स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा दी गई थी। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता की लड़ाई हम लोग क्या कर दिए, हम लोग जीत चुके हैं और हमारा देश जो है अंग्रेजों से आजाद हो चुका। तो उस जो हमारे देश का जो बना था हिंदी राष्ट्रभाषा, उसको राष्ट्रभाषा से हटाकर क्या बना दिया गया, राजभाषा बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि जो हमारा देश है, हमारा देश में केवल एक भाषा को बोलने वाले लोग नहीं रहते हैं, एक धर्म को भी मानने वाले लोग नहीं रहते हैं। हमारा देश जो है वो बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोगों को यहाँ पर स्थान दिया हुआ है और बहुत सारे धर्मों के लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो इसलिए हमारा देश का कोई राष्ट्रभाषा आज तक नहीं बना। राजभाषा हमारे देश के हिंदी को बनाया गया है और साथ में अंग्रेजी को भी सह राजभाषा की दर्जा दी गई है। ये सारे चीजों को आप लोगों को लिख कर समझाने के प्रयास करेंगे और अगर कोशिश कीजिएगा आप लोग तो इस चीज को अपने कॉपी में भी नोट डाउन करके इसको रिवीजन कीजिएगा तो और अच्छे से इसको समझ में आएगा। बात करते हैं तो आखिर जो राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़े हम, तो जो राष्ट्रभाषा होता है तो किसी भी देश के जनताओं के लिए जो होता है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय के प्रतीक को दिखाता है, बताता है या मान्यता देते हैं जो लोग, वो क्या कहला जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाता है। लेकिन अगर बात करें तो आज तक हमारा देश में कोई राष्ट्रभाषा बना है तो हिंदी जो है उसको राष्ट्रभाषा बनाया गया था स्वतंत्रता के लड़ाई के समय। लेकिन बाद में जब हमारा देश आजाद हो चुका तो उसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं द्वारा हिंदी को अनिश्चित काल तक मतलब हमेशा के लिए राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की गई थी और इसमें बहुत सारे नेताओं द्वारा भी मांग रखी गई थी। लेकिन संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान को बनाए थे, जिन्होंने संविधान में तरह तरह के नियम और कानून को बनाए थे, उन्होंने इसकी दर्जा नहीं दिए। उन लोग का भी मानना था
कि जो भारत है इसमें बहुत सारे भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे दक्षिण भारत में आप चले जाइए, वहां के लोग आप लोगों को ज्यादा हिंदी नहीं बोलते हैं, उन लोगों का अलग अलग भाषा है। वैसे ही उत्तर भारत में आइएगा तो उत्तर भारत में जो है वहां के लोग जो है हिंदी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है तो भारत का सारे लोग हिंदी बोलते हैं। इसका मतलब है क्या, तो भारत में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो अलग अलग प्रकार की भाषा अगर बोली जाती है तो एक ही भाषा को हम राष्ट्रभाषा क्यों बनाए, देश के पहचान के लिए क्यों बनाए? तो ये सारे विवादों को बचाने के लिए, लड़ाई झगड़ा से, भाषा के आधार पे देश में लड़ाई झगड़ा होने से रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हिंदी जो है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करें तो अगर कोई भाषा राष्ट्रभाषा है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, उसका क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। तो पहला बात करें, राष्ट्रभाषा जो है वो आत्मा और संस्कृति का पहचान होती है। आत्मा और संस्कृति का पहचान होती है कौन? राष्ट्रभाषा। यानी अंदर में जो हम लोग के आत्मा वास करता है उसका क्या है? पहचान है, उसका प्रतीक है। और क्या है? हमारा जो संस्कृति होता है उस संस्कृति को भी बताता है। कौन सा? राष्ट्रभाषा बताता है। बात करें अगले बार, यह भाषा जनता का बहुसंख्यक जनसंख्या द्वारा बोली और समझी जाती है। अगर बात करें तो किसी भी देश का बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक जनसंख्या में अगर जिस भाषा को बोले जाने लगा और जिस भाषा को लोग समझने भी लगे, जैसे अगर बात करें तो मान लेते हैं किसी भी देश का जनसंख्या अगर मान लेते हैं 100 करोड़, तो 100 करोड़ जनसंख्या में अगर मान लेते हैं 80 से 90 करोड़ लोग जो है वो किसी भाषा को बोलने लगे और समझने लगे, तो हम मान लेंगे तो वह भाषा जो है उस देश के राष्ट्रभाषा बनने लायक है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सभी लोग हिंदी को नहीं बोलते, सभी लोग अंग्रेजी को भी नहीं बोलते, सभी लोग संस्कृत को भी नहीं बोलते, सभी लोग उर्दू भी नहीं बोलते। इसलिए किसी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है। बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता और गैर गौरव का प्रतीक होता है। यानी यह जो है राष्ट्रीय एकता को दिखाता है। क्यों दिखाता है, कैसे दिखाता है? अगर मान लेते हैं किसी भी देश का अगर राष्ट्रीय भाषा अगर हिंदी होता तो हम क्या सोचते, तो उस देश के अंदर में सारे जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, क्योंकि उसी को राष्ट्रभाषा बनाया जाता है। जिस भाषा को अधिक संख्या में किसी भी देश के लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, इसका मतलब वह एकता का भी प्रतीक होता है, वह देश का भी पहचान को बताता है। कौन सा? वह गौरव का भी प्रतीक होता है, राष्ट्रभाषा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, तो भारत की स्थिति में आज तक क्या किसी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म को, बहुत सारे भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत में कोई भी आधिकारिक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है। यानी संविधान के आधार पे किसी भी भाषा को अभी तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए, मान्यता देने के लिए इन लोगों का मांग रखा गया था। लेकिन संविधान के बनाने वाले जो हमारे नेता थे, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने से क्या कर दिए? माना कर दिए। उनको घोषित नहीं किया गया, उसके दर्जाओं को रद्द कर दिया गया। उन्होंने सोचा तो भारत जो है वो केवल एक भाषा का देश नहीं है, एक धर्म का देश नहीं है, इसीलिए केवल एक भाषा को अगर हम अपने देश में राष्ट्रभाषा घोषित कर दें तो हमारे देश में लोगों के अंदर में विवाद उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो है हम नहीं चाहते। तो हमारा जो देश आजाद हुआ है, ये आजादी के बाद हमारे देश में खुद इसमें ही लोग जो हैं एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे, भाषा के लिए उन्होंने विवाद करने लगे। ऐसा उन्होंने सोचकर हिंदी को जो महात्मा गांधी द्वारा मांग की गई थी राष्ट्रभाषा के लिए, उसको नहीं मान्यता प्राप्त किया गया, दिया गया। अब बात करते हैं राजभाषा को। तो राजभाषा क्या होता है? राजभाषा वह भाषा होता है जिसका प्रयोग सरकारी काम के लिए किया जाता है। सरकारी काम में क्या क्या हो जाएंगे? सरकारी काम में हो जाएंगे तो जिसके संविधान जो है, संविधान के अंदर में जो लिखा गया है वो हिंदी ही है। प्रशासन, न्यायपालिका और संसद के काम कार्यों के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है, हम क्या बोले, किसी भी देश के संविधान में, किसी भी देश के संविधान में, किसी भी देश के
प्रशासन के काम कार्यों के लिए, किसी भी देश के न्यायपालिका द्वारा तथा किसी भी देश के संसद के काम कार्यों के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो भाषा क्या कहलाता है? राजभाषा। इसका मतलब है तो हिंदी जो है, हिंदी को हम अपने संविधान में, हिंदी को हम अपने प्रशासन के द्वारा, हिंदी को हम लोग न्यायपालिका के अंदर, हिंदी को संसद के द्वारा, ये सारे लोगों के द्वारा काम कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसलिए हिंदी हमारा क्या हो गया? राजभाषा हो गया। बात करें तो संविधान के प्रावधान में क्या हुआ था, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा ये अनुच्छेद को, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल 343 से 51 तक, आर्टिकल 343 से 51 तक राजभाषा के बारे में बताया गया है। यानी आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, आर्टिकल 345, 46, 47, 48, 49 और आर्टिकल 351, ये सारे आर्टिकलों के अंदर में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है किसके बारे में? हमारे देश के राजभाषाओं के बारे में लिखा गया है। जिसमें बात करें तो आर्टिकल 343 के अंदर में क्या लिखा गया है, तो हिंदी जो है हमारा देश का राजभाषा है। क्या लिखा गया है? हिंदी जो है आर्टिकल 343 में क्या लिखा गया है, तो हिंदी जो है हमारे देश का क्या है? राजभाषा है। इसका मतलब अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा लिखा गया है या घोषित किया गया है, तो आप लोग बोलिएगा 343। अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले एग्जाम में तो किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के बारे में बताया गया है या हमारे देश के राजभाषा के बारे में कुछ लिखा गया है, तो आप लोग बोलिएगा 343 से लेकर 351 अनुच्छेद के अंदर में। बात करते हैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है शुरुआत में 15 वर्षों तक किया जाना था। कितना वर्षों तक किया जाना था? 15 वर्षों तक किया जाना था अपने देश में। लगभग समझ लीजिए 1950 से 1965 तक, 1950 से 1965 तक हिंदी अंग्रेजी को अपने देश में क्या किया जाएगा? प्रावधान दिया गया था। लेकिन बाद में इसको अंग्रेजी को भी हिंदी की तरह अनिश्चित काल तक ले क्या कर दिया गया? मान्यता दे दी गई। लेकिन यह हमारा देश का राजभाषा नहीं है, यह हमारा देश का क्या है? हमारा देश का सह राजभाषा है। इसका मतलब है तो अगर आज की स्थिति की बात करें तो भारत का जो राजभाषा है वो हिंदी है, जिसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी को किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि द्वारा लिखा जाता है। लेकिन हिंदी को अगर बात करें हमारा संविधान में राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो वो है 14 सितंबर 1949 को। यही कारण है तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें सह राजभाषा के बारे में तो अंग्रेजी को हम लोग सह राजभाषा की मान्यता दिए हुए हैं, क्योंकि राजभाषा के बाद यानी राजभाषा के जैसा ही अगर किसी को मान्यता प्राप्त है वो है अंग्रेजी। इसके बाद अगर बात करें तो संविधान के 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगर बोला जाएगा तो हमारा संविधान में कितनी भाषाएं की मान्यता प्राप्त है, तो आप लोग बोलिएगा। तो हमारे संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। लेकिन उसमें से हिंदी को राजभाषा तथा अंग्रेजी को सह राजभाषा की मान्यता दी गई है। अगर अंग्रेजी की बात किया जाए तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हम लोग सरकारी काम कार्यों के लिए भी करते हैं। साथ में संविधान के अंदर में संसदों द्वारा, न्यायपालिका द्वारा और बात करें प्रशासन द्वारा, वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल की जाती है, वहां पर सारे कागजात किस कार्य के लिए किस भाषा में वो रहती है, वो सारे हिंदी में रहती है, क्योंकि हिंदी हमारा देश का क्या है? राजभाषा है। अब ये सारे चीजों को बताने के बाद हम अगले स्लाइड में चलते हैं, जिसमें बात करेंगे हम लिपि के बारे में, बात करेंगे हम लोग उसी में बोली के बारे में, उसी में बात करेंगे वर्ण के बारे में, उसी के अंदर बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। तो बच्चों अब हम बात करेंगे, हम जो अभी बताएं आप लोगों को, वो क्या बताए थे हम आप लोगों को? वो बताए थे राजभाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में बताए थे। राजभाषा, राष्ट्रभाषा की विशेषता बतलाए थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाकर राजभाषा ही क्यों बनाया गया, इसके बारे में बात किए थे। अब हम बात करेंगे
तो बोली, भाषा और विभाषा क्या होता है, बोली किसे कहते हैं, बोली और भाषा में अंतर क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, विभाषा क्या होता है। आप लोगों के लिए विभाषा एक नया टर्म होगा जो शायद आप लोगों को लग रहा होगा। तो बोली तो हम जान रहे हैं, भाषा भी हमको पता है, लेकिन यहाँ पे विभाषा जो है वो एक नया टर्म, नया शब्द यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। पहले बात करते हैं बोली के बारे में। तो बोली होता क्या, तो बोली का मतलब समझिए तो सिंपल यही बात है। तो आप लोग जहां पर रहते हैं वहां पे आपस में सभी लोग जिस तरह से बात करते हैं और बात में जो वहां पर शब्द इस्तेमाल की जाती है, जो वहां पर भाषा बोली जाती है, वही क्या कहलाता है, बोली कहलाती है। इसका मतलब है क्या, तो बोली जो है वो सीमित क्षेत्र के लिए है। क्योंकि अगर मान लेते हैं ये वीडियो अगर आप देख रहे हो किसी अलग डिस्ट्रिक्ट से, किसी अलग राज्य से देख रहे होंगे, तो जहां पे आप रहते होंगे तो हम भले यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे आप बोलचाल में कुछ और भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे जो केवल आप ही लोग समझ रहे होंगे। बाहर का आदमी जो है वो आप लोगों के पास आएगा तो उसका भाषा अलग हो जाएगा आपसे। क्यों, क्योंकि वो आपस में कुछ और बात करता होगा, आप आपस में कुछ और भाषा में बात कर रहे होंगे। इसका मतलब है क्या, बोली जो है वो कुछ ही दूरी पर बदलता भी है। इसका मतलब है क्या, तो किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो है बोली। बोली जो है वो हर जगह एक जैसा होता नहीं है, प्रत्येक किलोमीटर या कुछ किलोमीटर पे ही बोली जो है वो बदल जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं पटना में अगर हम हैं, तो पटना में अगर बात करें अगर, तो कंकड़बाग में कुछ और आपस में बोलचाल में लोकल लैंग्वेज है। ऐसे ही बात करें अगर हम, तो बाजार समिति तरफ चले जाए, अगर बात करें दानापुर तरफ चले जाए, खागौल तरफ चले जाए, ये सारे चीज अगर मान लेते हैं मसौढ़ी तरफ चले जाए, तो वहां पर जो लोग हैं आपस में अलग अलग बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो वो उन लोगों के लिए क्या हो गया, बोली हो गया। अब बात करते हैं तो जो यहाँ पर बोली है, बोली के लिए आज तक कोई लिपि नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि जो बोली है वो मौखिक स्तर पर उपयोग की जाती है, उसको लिखा नहीं जाता है और नहीं उस पर कोई संविधान में उसके बारे में कोई जिक्र किया गया है तो बोली की मान्यता दी गई नहीं, ऐसा कभी नहीं है। क्यों, क्योंकि बोली में क्या होता है, तो बहुत सारे भारत में भाषा संविधान को जो है वो 22 भाषा जो है संविधान में मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर हजारों बोलियां बोली जाती है और प्रत्येक बोलियां में प्रत्येक शब्द का अर्थ बदलता है। जैसे बात क्या बोले हम, अगर हम लोग आपस में बोलचाल में कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल करें जिसका अर्थ केवल हम ही लोग को पता है, लेकिन अगर यही शब्द अगर बात करें तो किसी दूसरे राज्य में जाकर पूछे, उसका मतलब कोई नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या है, तो बोली में कुछ कुछ ऐसे शब्द का उपयोग की जाती है जिसका अर्थ केवल सीमित क्षेत्र में ही उसके बारे में महत्व जानता हो लोग, पता उसको रहे, दूसरी जगह नहीं रहे। तो इसको लिपि में कैसे हम लिख सकते हैं, इसको लिपि में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है क्या, तो एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और बोली लिखित स्तर पे होता नहीं है, तो बोली कैसा होता है, वो मौखिक स्तर पर बोली जाती है, इसको लिखा नहीं जाता है क्योंकि इसके लिए लिपि नहीं बना है। अगर इसके लिए कोई लिपि बन जाता तो बोली भी लिखित से क्या बन जाता, मौखिक बन जाता। इसका मतलब लिपि को याद रखिएगा, लिपि में हम केवल भाषाओं को लिखते हैं, बोली को नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाषा क्या है, तो भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा है क्या, आप लोगों को पहले भी बताएं, अभी भी फिर बता रहे हैं। भाषा जो है वो संस्कृति के भाष धातु से आया है, जिसका मतलब होता है अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने लिखकर, बोलकर या संकेत द्वारा प्रकट करना होता है। वो क्या हुआ, वो भाषा है। लेकिन हम यहाँ पे अब शॉर्ट ये दोनों के साथ कंपैरिजन करके दोनों का मीनिंग हम निकालने की प्रयास करेंगे। तो इसमें हम भाषा क्या बताएं, बोली के अगले जो चरण होता है, जैसे बोली मान लेते हैं 5 किलोमीटर तक बोला गया, तो इसके अगले चरण क्या होगा, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, यानी लंबे क्षेत्र में जो बोले जाने वाली बोली होती है वही भाषा कहलाता है। जैसे मान लेते हैं बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य के जो कुछ न कुछ इसका क्षेत्रफल होगा, कुछ न कुछ इसका एरिया होगा। तो लंबा एरिया में अगर लोगों द्वारा बोलचाल के रूप में जो बोली इस्तेमाल की जाती होगी, जो जिसको मैक्सिमम लोग बोलते होंगे, वही इसका क्या कहलाएगा, तो यह बिहार की भाषा है। इसका मतलब भाषा हम क्या बोलेंगे, तो बोली के जो क्षेत्र होता है उससे
ज्यादा क्षेत्र में बोले जाने वाली क्या है, एक प्रकार की बोली होती है। लिखे हैं बोली के अगले चरण को जो हम भाषा कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषा। इसके क्षेत्र जो होता है वो बोली से अधिक होता है, यानी इससे बड़ा होता है। और बात करें इसमें व्यापक साहित्य का सृजन होता है। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बताना चाह रहे हैं। इसमें जो है साहित्य का सृजन होता है, इसका मतलब क्या है, तो इसके द्वारा हम साहित्य को भी लिख सकते हैं, क्योंकि साहित्य भी जो होता है वो हिंदी का ही क्या है, भाग है, और हिंदी में ही साहित्य की रचना की जाती है। बात करें तो प्रत्येक भाषा के लिए लिपि निर्धारित की गई है, और अगर भाषा के लिए लिपि बना है तो हम क्या कर सकते हैं, भाषा को हम लिख भी सकते हैं। इसलिए भाषा जो है वो लिखित रूप में होता है, लेकिन बोली जो होता है वो मौखिक रूप में होता है। अगर आप लोगों को एग्जाम में आ जाए तो भाषा और बोली में अंतर लिखिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा, क्या बोलिएगा बोली के बारे में। तो बोली जो है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली को मौखिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भाषा को लिखित रूप में इस्तेमाल की जाती है। बोली के लिए लिपि नहीं है, भाषा के लिए लिपि है। इस प्रकार से क्या हो गया आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे भाषा और लिपि को समझा दिए हैं। यहाँ पर बात करते हैं भाषा के अंतर्गत बहुत सारे, हम क्या बताएं यहाँ पर, भाषा के अंतर्गत यहाँ पे अगर लिखने की प्रयास करें तो अगर भाषा है तो भाषा के अंदर में बहुत सारा उपभाषा आती है। क्या आती है, उपभाषा। क्या आती है, उपभाषा। और एक उपभाषा में, यानी बात करें तो अगर एगो कोई भाषा है तो उसमें बहुत सारा उपभाषा हो, और अगर एक उपभाषा है तो इसमें बहुत सारे बोली होगी। इसका मतलब है क्या, तो अगर कोई अगर भंडार अगर बोला जाए, इसको समझाने के प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं यह है भाषा, भाषा का मतलब समझ लीजिए तो ये बहुत ज्यादा क्षेत्र में बोले जाने वाली क्या है, यह बोली है। और यही भाषा के अंदर में क्या आता है, बहुत सारा छोटा छोटा क्या आ जाता है, छोटा छोटा अगर टुकड़ा बांट दे हम तो ये क्या बन गया, ये बन गया उपभाषा। क्या बन गया, उपभाषा बन गया। और यही उपभाषा के अंदर में भी टुकड़ा कर दे हम, इसका मतलब ये बन गया बोली। क्या बन गया, ये बोली। मतलब क्या है, तो पूरा क्षेत्र में बोले जाने वाली जो है वो भाषा, और भाषा के जो अंदर में जो टुकड़ा कर दीजिएगा वो आ जाएगा उपभाषा का, और उपभाषा का भी अगर बांट दीजिएगा तो बन जाएगा बोली। इसका मतलब क्या है, बोली जो है वो एक प्रकार का सीमित क्षेत्र में, एक टुकड़ा में, एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक छोटा सा क्षेत्र में बोले जाने वाली वो क्या होती है, भाषा होती है। यानी भाषा के अंदर में ही उपभाषा है और उपभाषा के अंदर में ही बोली है। इसका मतलब क्या है, उपभाषा का परिभाषा अगर कोई बोल दे तो हम क्या बोलेंगे उपभाषा के बारे में यहाँ पे, तो यह जो होता है, यह बोली जो होता है, तो बोली के जो बड़ा क्षेत्र होता है, बोली जितना में बोला जाता है उससे अधिक क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे उपभाषा, और उपभाषा से भी जो अधिक क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, भाषा बोलेंगे हम। यानी भाषा के अंदर उपभाषा और उपभाषा के अंदर बोली। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखे हैं, बोली को केवल हम लोग मौखिक, हम पढ़ चुके हैं, मौखिक असर में बोला जाता है, जबकि भाषा को लिखित और मौखिक दोनों असर पे इसको उपयोग में लाया जाता है। बात करें हम विभाषा, विभाषा क्या होता है इसी के बारे में बता रहे। विभाषा जो होता है वो बोली से अधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है, बोली से अधिक जगह पर बोली जाती है, अधिक एरिया में बोला जाता है, लेकिन भाषा वाले क्षेत्र से थोड़ा सा कम होता है। इसका मतलब जो है इसमें हम बताना क्या चाहेंगे, बोली और भाषा के बीच में, बोली और भाषा के बीच में स्थित जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विभाषा कहते हैं। इसका मतलब जो विभाषा है वह बोली वाले क्षेत्रफल से अधिक होती है और भाषा वाले क्षेत्रफल से क्या होता है, कम होता है। अब बात करें विभाषा में क्या होता है, तो इसमें साहित्य की रचना की जाती है। विभाषा में क्या होती है, साहित्य की रचना की जाती है। बात करें तो बहुत सारे हिंदी में साहित्य है, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे यहाँ पे वाङ्मय है, ठीक ना, बहुत सारे इसमें काव्य है। ये सारा क्या है, साहित्य का ही भाग है। ये सारे जो है विभाषा के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, और यह टॉपिक है अक्षर के बारे में। क्या हुआ, अक्षर। अक्षर के बारे में आप लोग पता होगा, तो जो अक्षर है उसको हम
किसे कहते हैं अक्षर या अल्फाबेट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने की प्रयास करेंगे। पहला बात आप लोगों को समझाने की प्रयास हम ये कर रहे हैं, तो जो अक्षर है, जो अक्षर है वो संस्कृत के, किसे, संस्कृत, संस्कृत से अ प्लस क्षर। पहला बात समझना है, तो अक्षर जो है वो संस्कृत के शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? संस्कृत के शब्द से आया है, जिसमें अ प्लस क्षर मिलकर अक्षर बनाता है। और अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। और क्षर का मतलब होता है नाशवान, नाशवान या नहीं खत्म होने वाला, नहीं। और क्षर का मतलब क्या हो गया? नाशवान। इसका मतलब जो है, अगर कोई बोले तो अक्षर का अर्थ क्या होता है, तो हम क्या बोले? जो कभी नष्ट नहीं हो, और जो कभी नष्ट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे हम? जो हमेशा स्थिर हो, यानी जो हमेशा स्थिर हो, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। तो कोई बोलेगा अक्षर है क्या, तो आप लोग अक्षर के बारे में क्या बताइएगा? अक्षर के बारे में बताइएगा। तो जो अक्षर है यह संस्कृत भाषा से आया है, यह अ प्लस क्षर से मिलकर बना है। अ का मतलब होता है नहीं, और क्षर का मतलब होता है नाशवान। नाशवान का अर्थ होता है खत्म नहीं होने वाला। इस प्रकार अक्षर का अगर हम बोले तो मूल अर्थ क्या है, तो बोलेंगे जिसकी कभी कोई नष्ट ना कर सके, या जिसका कोई नाश ना कर सके, जो हमेशा स्थिर हो, उसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। यही चीजों को हम यहाँ पे और समझने के प्रयास कर रहे हैं। तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के छोटे छोटे जो ध्वनियां होती हैं, और उसमें जो चीज इस्तेमाल की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, या तो कोई भी भाषा की बात कर लें, या तो उर्दू बोल दें, या हिंदी, संस्कृत बोल दें, या अंग्रेजी, कोई भी भाषाओं के अंदर में जो उसमें ध्वनि होती है, जो उसमें ध्वनि के चिन्ह होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अक्षर कहते हैं। यानी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषा के छोटे छोटे ध्वनि चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर जो होता है, यहाँ पर मुख से जो कोई ध्वनि निकलता है, दूसरे अगर परिभाषा की बात करें हम, पहला परिभाषा तो वही हुआ, तो किसी भी, अब इसको हम बोलना चाहेंगे तो क्या हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी बोलना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आप बोल सकते हैं किसी भी भाषा के अंदर प्रयोग में लाए जाने वाला चिन्ह, किसी भी भाषा के अंदर प्रयोग में लाए जाने वाला जो चिन्ह होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। उसी प्रकार अगर दूसरा परिभाषा की बात करें हम, तो मुंह से जो कुछ भी ध्वनियां निकलती है, जैसे मान लेते हैं हम आप लोगों को अभी बोल रहे हैं, तो ये सारा जो ध्वनियां निकल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। इस प्रकार अगर बात करें तो अक्षर किसे कहते हैं? तो मुख से निकलने वाली ध्वनियां जो होती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। बात करें तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अक्षर होती है। जैसे हिंदी में बात करें हम, तो अ, आ, क, ख इत्यादि, ये सारा क्या हो गया? अक्षर ही तो हो गया। उसी प्रकार अगर बात करें हम यहाँ पर अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में, तो क्या हो गया? उसमें हो गया ए, बी, सी, ऐसे जेड तक। तो ये सारा कहाँ तक हुआ? अंग्रेजी भाषा के क्या बन गए? अक्षर। इस प्रकार आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से राजभाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में बताए हैं, बोली के बारे में बताने की प्रयास किए हैं, साथ में भाषा का भी थोड़ा सा प्रयास किए हैं रफली बताने का। उसके बाद अगर बात करें हम इसमें विभाषा क्या होता है, एक नया शब्द था जिसके बारे में आप लोगों को बताएं। उसके बाद यहाँ पे अक्षर क्या होता है, अक्षर शब्द कहाँ से आया है, अक्षर का अर्थ क्या होता है, ये सारे चीजों को पढ़े हैं, उदाहरण के साथ यहाँ पे पढ़े हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक तथा कमेंट कीजिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी वीडियो इसमें डालें हम तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए, जिससे आप पढ़कर अपने पढ़ाई को और स्ट्रांग बना सकते हैं। आप लोग बस इसी तरह से अपना प्यार को बनाए रखिएगा, और अब जो ये वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा, ताकि बहुत सारे आप लोगों के सहपाठी भाई बहन होंगे, वो भी इस वीडियो को देखकर अपना पढ़ाई को जोरों शोरों से मजबूत बनाने में लग जाएंगे।
और अपना जो सपना होगा, अपने माता पिता का जो सपना होगा, उसको सच करने में वो जुट जाएंगे। इसमें मेरा छोटा सा प्रयास रहेगा और हम आप लोगों से बस यही उम्मीद रखते हैं। तो आप लोग ऐसे ही अपने पढ़ाई को कीजिएगा और ऐसे ही आप लोग अपने सपनों को सच कीजिएगा। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। इस प्रकार से 3 लेक्चर में हम आप लोगों को बहुत अधिक, जो पहला यूनिट था भाषा का इतिहास के बारे में, उसके बाद किए हैं। एक और यूनिट को पढ़ाएंगे हम, एक और उसमें लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम इस पूरे जो चैप्टर पढ़े हैं इसका थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे। और साथ में जो पार्ट बचा हुआ है, लिपि किसे कहते हैं, लिपि का प्रकार, लिपि शब्द आया कहाँ से है, और यहाँ पर जो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण का कितना भाग होता है, वो भाग कौन कौन सा होता है, प्रत्येक भाग में क्या क्या पढ़ा जाता है। थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा लेकिन उसमें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आप लोगों का जो पहला जो था हिंदी भाषा का विकास या हिंदी भाषा की इतिहास, इसमें टोटल 4 वीडियो को लाए हैं। और ये 4 वीडियो जो आप लोगों के लिए एक अमृत की समान, एक रामबाण की तरह होगा, जिसको आप पढ़कर एक केवल बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बेसिक से, ये क्या है, बेसिक से हीरो लेवल यानी बेसिक से एडवांस लेवल तक है, जो जीरो से हीरो आप लोगों को बनाएगा। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, सारे वीडियो को, तो हमको नहीं लगता तो आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, आप लोगों से क्वेश्चन छूटने वाला होगा इस चैप्टर से। हम इसी तरह से और सारे चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। आप लोग छोटे छोटे लेक्चर को देखकर कोशिश कीजिएगा इसका लिखने का। अगर मान लेते हैं आप लोग लिख कर रखिएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्व अगले वीडियो में हम करने की प्रयास करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।